इंशाल्लाह ताला हम पेट्रोल की कीमत 200 पे लेकर आएंगे। तो पहले तो टारगेट ये था कि हम इसे 150 पर लेकर आए। मेरी जंग ना होती, इसे 150 पे लेकर आते, क्योंकि जो माइक्रो इंडिकेटर्स है वो जुड़े ही पेट्रोलियम मसनूआत से होते हैं। तो अब हम आप कह रहे चाहते हैं हैं कि 200 हम तक आ उससे भी जाएगा। नीचे लेकर आए। इंशाल्लाह ताला हम लेवी को भी कम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फरूख वड़ाइच। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कौमी असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर उनसे हाथ मिलाना और वज़ीर ख़जाना की PTI की क़यादत से मुलाकातों के बाद दिखाई ये दे रहा है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बर्फ़ पिघल रही है। असद कैसर की जानिब से मिसाक जमहूरियत करने की यकीन दहानी करवाई गई। आज लाहौर में नेशनल डायलॉग कमेटी का अहम इजलास हुआ, लेकिन साथ ही साथ 9 मई केस के 14 मुकदमात में से 8वें केस का भी फैसला सुना दिया गया, जिसमें शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। यूं वाइस चेयरमैन PTI अब तक 6 मुकदमात से बरी हो चुके हैं, जबकि यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इन हालात में मिसाक जमहूरियत कैसे परवान चढ़ेगा, इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। तज़किरा करेंगे कि कौमी असम्बली में पंजाबी में तकरीर को मौला जट की ज़ुबान क्यों करार दिया गया। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन कौमी असम्बली पंजाबी ज़ुबान को डेकोरम ख़राब करने का ताना क्यों दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत में कमी पर। क्या हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत अवामी तवक्कुआत के मुताबिक कम की है? अमेरिका ईरान जंग से कबल की कीमत से अब भी पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत 30 से 35 रुपये फ़ी लीटर ज़्यादा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी से कबल रवां बरस जनवरी और फरवरी में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 248 रुपये फ़ी लीटर से 266 रुपये फ़ी लीटर तक रही। हाई स्पीड डीजल की कीमत 280 रुपये फ़ी लीटर थी और पेट्रोलियम लेवी 78 रुपये से 105 रुपये के दरमियान मुकर्रर थी। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की बड़ी वजह पेट्रोलियम लेवी है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम पर फ़ी लीटर लेवी 40 रुपये से 49 पैसे कम कर दी गई, जिसके बाद पेट्रोल पर लेवी 66 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर हो गई। लेकिन हुकूमत की जानिब से डीजल पर लेवी 19 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई, जिसके बाद लेवी 53 रुपये 26 पैसे से बढ़ाकर 72 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हो गई है। यूँ पेट्रोल और डीजल दोनों पर लेवी औसतन 80 रुपये से कम पर आ गई है। पेट्रोल और डीजल पर मजमूई लेवी 139 रुपये 22 पैसे फ़ी लीटर है। अब सवाल यह है कि लेवी में कमी क्यों नहीं की जा रही? क्या हुकूमत सारे खसारे पेट्रोल से पूरे करने जा रही है? इस मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ इकॉनमी के बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर इकरामुल हक साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा ये कि ये जो हमने सारी बात की, पेट्रोल जो है जंग से पहले हालात जब बिल्कुल नॉर्मल थे और तब और अब हम देखते हैं तो कितना डिफरेंस लेवी का नज़र आता है, और अब इसे किस तरह से, क्या हुकूमत ने जो अभी कमी की है ये तसल्ली बख्श है या हुकूमत आगे भी गुंजाइश रखती है इसे मज़ीद कम करने की? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, लेवी जो है वो पहले बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट होती थी, क्योंकि असल तो उसके ऊपर 18% GST पहले लगता था और उसमें से फिर सूबों को भी 57.5% हिस्सा मिलता था। अब किसी ने ये मशवरा दिया शायद मार्च 2022 में कि इसको हम अपनी जेब में डाल सकते हैं अगर हम किसी तरीके से ये इसको GST जीरो कर दें और ये पेट्रोलियम लेवी की उस वक्त हद पार्लियामेंट ने जो मुकर्रर की थी वो 30 से बढ़ाकर 60 रुपए मैक्सिमम थी, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते थे। मगर ये 24 के बजट में आकर अजीब कुछ चीज की गई कि इसको मनी बिल का पार्ट बना के ये जो लॉ इसका 1961 का एक ऑर्डिनेंस है जिसके तहत ये लगती है, और उसका स्केड्यूल उड़ा दिए। ये कहा कि अब कोई जरूरत नहीं है, जब भी एग्जेक्टिव चाहे इसको बढ़ा दे। अब ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता, ना हमारा आईन इसकी इजाजत देता है। टैक्स लगाने का अख्तियार तो पार्लियामेंट को, उसका रेट कम करने का भी अख्तियार पार्लियामेंट, हाँ वो एक शर्ह मुकर्रर कर सकती है कि चलिए आप 60 रुपए तक मैक्सिमम और इसके नीचे जितना भी लगाएं। अब ये तो बहुत ही, आप समझिए कि 2024 में बहुत ही एक अजीब हरकत की गई है और इसका किसी ने नोटिस भी नहीं लिया कि आइन के खिलाफ इसमें अमेंडमेंट कैसे की गई। अव्वल तो ये मनी बिल में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये टैक्स नहीं है, नॉन टैक्स लेवी इसको कह रहे हैं, खुद मान रहे हैं और उसी में बुक कर रहे हैं। अगरचे अब FBR ने रूल ऑफ बिजनेस में चेंज करके इसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से अपने पास ले आए हैं। ये तो बिला वजह का देखिए एक टैक्स है, क्योंकि एक गरीब आदमी भी उतना ही टैक्स दे और एक अमीर आदमी प्राडो पे आए वो भी लीटर पे इतना ही टैक्स दे। तो हम तो 18% के भी बहुत सख्त खिलाफ हैं कि भाई इस मुल्क में जहाँ कोई
आप सोशल सर्विसेज नहीं देते, कोई हेल्थ एजुकेशन फ्री नहीं है। ये तो उन मुल्कों में 18% टैक्स होता है जहां उससे फिर ये सारी जो है वो सोशल सर्विसेज फराहम की जाती हैं। तो इससे बहुत जुल्म हुआ। ये तो बहुत 3 तरीके से हम कह सकते हैं। एक, आइन की खिलाफ वर्जी। दूसरा, ये बहुत ज्यादा इसने अफरात दर में भी इजाफा किया, क्योंकि हर चीज इससे महंगी हो जाती है हमारे यहाँ हर जगह। तो इसका आपको ये पता है, पेट्रोलियम का मसला है। हम तो बिजली भी ज्यादा पेट्रोलियम से पैदा करके आईपीपी को भी फिर उनको मंगवा के भी दें और उसके ऊपर ये सरचार्ज लगाकर खुद अपना ही नुकसान करें, क्योंकि उनको डॉलर टर्म्स में फिर हमने फराहम भी करना है और फिर उनको कैपेसिटी चार्जेस भी देने हैं। फिर सर्कुलर डेट कहाँ गया। तो जिस एंगल से भी देखें, और गरीब लोगों को और जो दरमियाने तबके के लोग थे उनका तो बुरा हशर कर दिया आपने, क्योंकि हर चीज महंगी हुई है। अब ये 1.7 ट्रिलियन इसका बजट में तय पाया है इस वाले में। इससे पहले पिछले साल चूंकि ये 1.2 को क्रॉस कर जाती है, मगर आपने दुरुस्त फरमाया कि ये आईएमएफ ने इनको कहा कि नहीं कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि वो इसकी तहरीरी तो मौजूद नहीं है। मगर जो वो एफबीआर अपना बजट रिवाइज भी पूरा ना कर सका, जो ओरिजिनल 14.131 ट्रिलियन से घटाकर 12.98 कर दिया गया, फिर भी उनसे पूरा नहीं हुआ। तो किसी ने, शायद वो पावरफुल आदमी है चेयरमैन एफबीआर, जो जी चेक कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से पेट्रोलियम लेवी से पूरा कर ले। इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि आप बगैर सोचे समझे लोगों के ऊपर इतना बड़ा बोझ, और वो भी गैर आईनी अच्छा, तरीके से डालें। आप बताइए सूबों का क्या कसूर है कि उनको पैसे न मिले। हमारी शो में हुज़ैफा रहमान वज़ीर मुमलिकत हैं, उन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा कि जी हम तो सोच रहे थे कि 150 रुपये फी लीटर यानी कीमत मुकर्रर कर देंगे, लेकिन जंग के हालात आ गए, लेकिन अब हम 200 पे ले आएंगे। तो क्या ये मुमकिन है? हुकूमत के पास, कहा जाता है ना, जैसे अब आईएमएफ की बात हुई, क्या हुकूमत इसको, ये जो लेवी है, ये रूटीन में 2024 से पहले जो लिए जा रही थी, अब हुकूमत ने इसे बहुत बढ़ा दिया, तो किस लीटर क्या कीमत लोगों को मिल सकता है? कहाँ तक हुकूमत ले जा सकती है इस कीमत को? देखिए, अब तो मैंने अर्ज किया कि जब ये 2024 का फाइनेंस बिल पास हुआ तो उसमें अनलिमिटेड, यानी कि उनकी स्वाबदीद पे छोड़ दिया कि जब चाहे एग्जैक्टली जो मर्जी रेट में कर। अब ये मैं बता रहा था कि आइन कहता है, जो आर्टिकल 77 के, कोई टैक्स भी पार्लियामेंट की मर्जी और उसके एक्ट के बगैर नहीं लग सकता। पार्लियामेंट ने ये जो डेलीगेट पावर की, ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि टैक्स लगाना, उसका रेट मुकर्रर करना, ये पार्लियामेंट का काम है। और किसी तरह भी एग्जेक्टिव को पाकिस्तान का इजाजत नहीं देता आइन के वो रेट मुकर्रर करे या टैक्स खुद लागू कर दे। अब ये किसने कैसे हुआ, ये तो इस पे किसी ने लिखा नहीं, बात नहीं की। और अब मैंने 2-3 आर्टिकल लिखे, तो शायद जमात इस्लामी वन ने इसके ऊपर रेट तैयार करके वहां डाल दी है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में कि ये तो इलीगल प्रोसेस से सारा काम हुआ है। अब जो आपने फरमाया कि कहां तक ले जा सकते हैं, जब उनको कोई पैसे की जरूरत हो, तो देखिए तेल तो रोज ही खरीदा जाएगा ना। तो जाहिर है पाकिस्तान में कौन सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी फराहम की हुई है गवर्नमेंट ने कि हर घर के आगे से बस गुजरती है और बहुत तवातर से गुजरती है कि वो अपनी मोटरसाइकिलें भी बंद कर दें, गाड़ियां भी बंद कर दें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाएं। वो तो हमारा बुरा हाल है। और एक जमाने में ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम पे इकट्ठी होती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कौन सी डेवलपमेंट आपने की है, इसका तो मकसद है कि फंड बना, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाई, इसीलिए आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। तो उन्होंने चुप करके वर्ड उसमें से डेवलपमेंट निकाल दिया। यानी हमारी हुकूमतें किस तरह के काम करिए, हम किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहे, ये सब तीनों में ये बड़ी है, ये पेट्रोलियम लेवी की शक्ल बड़ी है। यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जब अपना काम नहीं कर सकते, वो 4 ट्रिलियन की टैक्स एग्जम्पशन, और उसके अंदर ये अगर ऐड कर दें, ये जो पेट्रोलियम वाला था, तो ये फिर आपको 4 ट्रिलियन से ऊपर होती। आपने जो सेल टैक्स माफ किया, वो भी तो टैक्स एग्जम्पशन ही दी है ना आपने एक तरह से। तो उसके बजाय लोगों के से, अब आप तो सिर्फ ये 100 हम 5 की बात, ऐसे नहीं था। इसमें जो इंपोर्ट के स्टेज के ऊपर 20 रुपए, वो प्लस 2.5 रुपए, अब उसको भी 5 करें, कार्बन लेवी मिलाकर ये तकरीबन 130 रुपए हमसे ले रहे थे पर लीटर। अगर मैं इसको रिवर्स बैक करूं तो ये रेट बनता है 45%। अब आप सोचिए, दुनिया में कहीं इंडायरेक्ट रेट 45% है जी, 1 लीटर के रेट है 45%। अब आप सोचिए कि कोई खौफे खुदाई नहीं है कि भाई हम कर क्या रहे हैं, और कोई पूछने वाला भी नहीं, इसकी कोई कहाँ इसकी अकाउंटेबिलिटी।
आवाम ही पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी कर सकती है, और लोग वोट देते हुए फिर सोचे, क्योंकि ये तो इन्होंने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक गैर आईनी कदम किया तो कि पार्लियामान इसके से भी अंदर आवाज नहीं आई एग्जीक्यूटिव को डॉक्टर इजाजत साहब, दे। अफसोस ये है कि पार्लियामान से भी आवाज नहीं आई कि ये इख्तियार जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे हाथ से लेके आपने कैसे अपने पास रख लिया। इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव जब चाहे 1000 रुपये लीडर करना चाहे जी। तब भी कोई कुछ नहीं कर सकता। जी जी, कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं। अब जो लॉ इस वक्त एग्जिस्ट करता है उसमें तो कोई रोक टोक ही नहीं है। तो अभी ये अब ये अभी बहुत जो इतनी भारी रकम ली जा रही है, यानी फी लीटर पे जो इतने ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं टैक्स की जी जी। लेवी की सूरत में, तो जी जी। ये क्या कोई खसारा हुकूमत पूरा कर रही है, ये क्या है? और अब आपने बताया कि ये इख्तियार किसके पास चला गया, ये पहले कहीं और था? जी देखिए, पहले तो पार्लियामेंट ने एक शेड्यूल बना दिया था कि 30 रुपए से, ये शुरू जब हुआ था तो मैक्सिमम रेट 30 रुपए पर लीटर आप लगा सकते थे। फिर ये अमेंडमेंट हुई थी 2019-20 में, जिसमें इसको 60 रुपए कर दिया गया। फिर एक और अमेंडमेंट हुई जो 1922 में हुई, जिसमें इसको 2022 में इसको उन्होंने 80 रुपए कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि ये तो हमारा काम नहीं बन रहा इससे भी, तो उन्होंने कहा अनलिमिटेड अख्तियार हमें दे दे। इसकी अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें तो इतना मजाका खेज है। पहला, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि ये इसको नॉन टैक्स लेवी कहते हैं, तो नॉन टैक्स लेवी को फाइनेंस बिल में कैसे डाल सकते हैं? वो तो दोनों हाउसेस के पास जाना होता है, क्योंकि सिर्फ जो टैक्सेस होते हैं उसकी अप्रूवल नेशनल असेंबली करती है और सेनेट स्वाय ब्राय नाम रिकमेंडेशन ही भेजती है। तो कितनी बड़ी वायलेशन की, किसी ने इसका जिक्र नहीं किया, किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की, लोग खामोशी से बर्दाश्त तो फिर करते एक रहे और अभी तक आर्टिकल कर लिखने रहे की। हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है और डॉक्टर ये साहब। बहुत ही पाकिस्तान की आइन की बहुत बड़ी ये वायलेशन हुई है, Violation। मगर इससे अननोटिस्ड है अभी तक। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया हबीबुल्लाह खान साहब ने, डिजिटल इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, और हमने कल बात की थी ख़ास तौर पे इस बिल की बड़ी गूंज है कि जनाब आपके घर कोई भी आके कह सकता है कि हमने यहाँ पर कोई टावर निस्ब करना है, यहाँ कोई काम करना है, तो आप इनकार नहीं कर सकेंगे। अगर इनकार करेंगे तो फिर आपको भारी जुर्माने जो हैं और कार्रवाई का सामना करना होगा। तो ये हकीकत क्या है इसकी? हबीबुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा हमें कि ये क्या है, पहले तो इसकी रूह क्या कहती है, यानी ये क्यों किया गया है, और मसाइल क्या हैं हुकूमत के कि जी हुकूमत को ये काम करना पड़ा, ये बिल इस तरह का लाना पड़ा। एक्चुअल इसकी हकीकत जो है वो लोगों के सामने रखिएगा। अच्छा फारूक भाई, मुझे मदू करने का शुक्रिया। देखिए सर, इस वक्त ब्रॉडबैंड जो है ना, ये एक कंट्री, एक नेशन का ये लाइफ ब्लड है। इसके बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। हमारे साथ मसला ये हो रहा था कि हमारा ज्यादातर हमारी ब्रॉडबैंड जो है वो 4G से आ रही थी, जिसको काफी मसाइल थे स्पेक्ट्रम की वजह से, जो अब इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन सिर्फ 3% ब्रॉडबैंड है। किसी कंपेरेबल पीयर ममालिक में ये स्टैट्स नहीं चलते, हमारे बहुत कम है। अच्छा, ये क्यों है? क्योंकि जब भी हम फाइबर लगाने जाते हैं हर कोई कहता है अच्छा इसके 2 करोड़ दो, इसके 4 करोड़ दो, हर जगह जगह पे रोकते हैं। सड़क बाय सड़क लड़ना पड़ता है ब्रॉडबैंड वालों को। तो ये इसलिए करना पड़ गया है क्योंकि अगर आपने ब्रॉडबैंड ना बिछाई तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो बड़ा क्लियर है कि ब्रॉडबैंड ना बिछाई मुल्क तरक्की नहीं कर। ब्रॉडबैंड क्या है, जरा लोगों को समझाइए, आम लोग देख रहे होंगे ये क्या है। बेसिकली ब्रॉडबैंड, देखिए सर, अगर आपने कोई भी जिला, कोई भी तहसील, कोई भी शहर, आप चाहते हैं कि यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हैं यहां, तो आपको 2 सड़कें डालनी पड़ती है। एक एक्चुअल सड़क जी, ताकि ट्रांसपोर्ट और गुड्स हो सके, और एक डिजिटल सड़क। तो ब्रॉडबैंड जो ना सिर्फ एक डिजिटल सड़क है जिसपे इंटरनेट आप तक पहुंचता है, और उस इंटरनेट को इस्तेमाल करके आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि मैं अभी 21 साल के बच्चे से मिला हूं, अभी निकला है मोहम्मद अली जना यूनिवर्सिटी से, और वो 12 लाख रुपए महीने के कमा रहा है सर, अपने घर से बैठ के। तो ये आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आपका ब्रॉडबैंड आए। तो ये सामना था मुश्किलात का हुकूमत को कि जहां पे भी जाते थे लोग क्या है वहां पर नहीं काम करने देते थे, तो इसलिए बिल लाया गया सामने। बिल्कुल, देखिए सर, होता ही है कि हर तरफ, ये खाली प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं हो रही, पब्लिक सेक्टर में भी यही मसला था। तो गवर्नमेंट ने ना बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके कहा कि पब्लिक सेक्टर में आपको इजाजत देनी पड़ेगी और वो मुफ्त होगा। आपके जमीन को कोई नहीं ले सकता, कोई इसको अक्वायर नहीं कर सकता, और अगर आप ना कहें तो फिर भी आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, और अगर आप कुछ ना कहें फिर भी कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है इस बिल की। ये बिल सिर्फ इसलिए लाया गया था कि ये जो कॉर्पोरेशंस हैं, ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं, ये जो है ना, ये जो आड़े आ रही थी, इनको कंट्रोल किया जाए और तेजी से ये ब्रॉडबैंड बिछाया जाए, क्योंकि हम बहुत मुल्क के पीछे रह गए।
तो जो हम ये समझ रहे हैं कि भाई मेरे घर पे कोई साहब आएंगे और कहेंगे भाई हमने यहाँ पर टावर लगाना था, अब आप यहाँ से निकले, नहीं निकलेंगे तो 5 करोड़ रुपया जुर्माना है आपको, ऐसा नहीं कुछ होने वाला। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी आप खुद बात सुने सर, लॉजिक की बात सुने। कोई बंदा 2-2.5 करोड़ रुपए का सामान लगाता है आपके घर पे हॉस्टाइल टेरिटोरी में, आपके कहे बगैर, ये कोई करेगा? ऑफ कोर्स ही करेगा। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। हबीबुल्लाह खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पंजाबी ज़ुबान पर मौला जट की बोली कहा गया इसे। कौमी असम्बली में हुआ ये कि हुकूमती जो रुकन असम्बली हैं, खातून रुकन असम्बली नौशीन इफ्तिखार, उन्होंने PTI के मुबीन आरिफ जट की तकरीर के बाद कहा कि जी यहाँ पर तो कोई फिल्म चल रही थी, कोई सर्कस लगा हुआ था, इस तरह की बातें की। तो क्या कौमी असम्बली में पंजाबी ज़ुबान में बात नहीं हो सकती या हो सकती है? इस पर आगे चल के बात करते हैं, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। लोहे पंडे चाहिए ने जिहो जिहा बजट तुहां दिता है गरीब आदमी दा कोई एक रिलीफ मैनू विखा दिओ। जे तनख्वाह दे उत्ते टैक्स दी छूट दित्ती जे तो भी 1,80,000 तो उत्ते मैनू दसो किहड़ा गरीब आदमी 1,80,000 तनख्वाह लैंदा है? ते मेहरबानी करो गरीब आदमी दा भी कोई सोचो, कोई बिजली सस्ती करो, कोई तेल सस्ता करो, कोई आटा चीनी घ्यो सस्ता करो, मैनू फाइनेंस बिल च विखाओ। जब वहाँ से तकरीरें हुई तो मैंने देखा कि इस ऐवान को ऐवान की जगह फिल्म सिटी बना के पंजाबी में तकरीरें करना जो था, वो बेशक हम सबकी जुबान पंजाबी है लेकिन इस ऐवान का एक डेकोरम है। यहाँ पे मौला दा खड़ाक की जो है वो शूटिंग नहीं होती, यहाँ पे अवाम के लिए बजट तैयार होते। वेलकम बैक। पंजाबी ज़ुबान की बात हो रही थी और फिर ये कौमी असम्बली में जब एक तकरीर हुई तो उस पर फिर हुकूमती रुकन असम्बली ने एतराज़ उठाया और बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए। तो हमारे साथ डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा मौजूद हैं। आप चेयरपर्सन हैं विजदान इंस्टीट्यूट ऑफ सूफीज़म की, कॉलम निगार हैं, अदीब हैं, शायरा हैं। और मुबीन आरिफ जट साहब जो हैं, जिनकी तकरीर थी जो रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ से, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे साथ में। डॉक्टर साहिबा, पहले आपसे आगाज़ कर लेते हैं कि ये इन्होंने तकरीर की थी जट साहब ने, मुबीन जट साहब ने, और फिर कहा यह गया कि भाई ये आपने क्या कोई फिल्म सिटी बना दी है और यहाँ पर कोई मौला दा जट चल रही है और मौला दा खड़ाक की शूटिंग नहीं होती, ये रिमार्क्स दिए गए। तो किस तरह से, लेकिन वहाँ से जो चेयर कर रहे थे वहाँ से भी शायद हिदायत दी गई कि आप सिर्फ उर्दू में और इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ इसके ऊपर एतराज़ात होते हैं। हमने इससे पहले देखा था स्कूल्स में मना किया गया, जनाब पंजाबी बोलने वाले को इजाज़त नहीं है या बच्चे पंजाबी नहीं बोल सकते। तो करना क्या चाहिए हमें? डॉक्टर सुगरा साहिबा बताएं ज़रा। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैंने भी ये उनकी तकरीर का टुकड़ा सुना है, आपने देखा होगा पूरे सोशल मीडिया पे हरकत कर रहे हो। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ मुझे इससे कि एक पंजाबी को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। कि आप पहले देखें, पंजाब पर हमेशा से ये इल्ज़ाम लगता है कि ये अपनी ज़बान और अपने कल्चर की परवाह नहीं करते, अपने घरों में अपने बच्चों के साथ पंजाबी ज़बान नहीं बोलते। और पंजाबी एक कौम है जिनका एक कल्चर है, एक उनकी ज़बान है। पूरे पाकिस्तान में आप देखें सिंधी, बलोची, पश्तो अपनी ज़बान बोलते हैं, उसका एहतराम करते हैं। तो पंजाबियों के हवाले से पहले ये गिला मौजूद है और उसको साबित कर दिया नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने। अब देखिए, या तो होता कि मुबीन जट साहब की बात का कोई एतराज़ करता और बंदा कोई सिंधी, बलोची, पश्तो को एतराज़ करता तो बात बनती। एक पंजाबी को इस हवाले से बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात ये है कि आप देखें, हम सब अलग अलग कौमें हैं, हमने मिलकर ये मुल्क बनाया था पाकिस्तान। तो अपनी, मैं तो कहती हूँ कि हर सेशन में एक दिन मादरी जुबानों के लिए वक्फ होना चाहिए जिसमें सारे मेंबर अपनी मादरी जुबान में बात करें। इसी तरह से देखिए, एक दूसरे की ज़बान से वाकफियत भी पैदा होगी और फिर उसकी इज्जत भी होगी और अपनी, शायद पंजाबियों को भी थोड़ा शर्म आए और ये भी अपनी ज़बान से मोहब्बत करना सीखें। तो मैं तो इसको बड़ा कंडेम करती हूँ और मुझे बहुत बुरा लगा इस बात को। ठीक है, मुबीन जट साहब भी आ गए हमारे साथ। हुआ क्या वहाँ पे? और फिर मैंने सुना कि शायद चेयर ने आपको मुखातिब करके कहा भी कि आप इंग्लिश या उर्दू में बात कर सकते हैं। तो मुबीन साहब, आप खुद ज़ुबानी अपने बताएं कि ये बजट के ऊपर ही मेरे ख्याल आप तकरीर कर रहे थे और आपने फिर ये पंजाबी में तकरीर की, हुआ क्या था वहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं जी। मैं बस पंजाबी के अंदर गुफ्तगू करना कोई जुर्म तो नहीं है। और बाकी स्पीकर साहब ने अगर कहा तो फिर मैंने स्पीकर साहब से इजाजत तलब कर ली, फिर उन्हें तो कोई उसके ऊपर बाद में गिला बाकी नहीं रहा स्पीकर को। फिर आपने इजाजत तलब करके तकरीर की बाकी पंजाबी जो में? बंदा जो जी क्या कह रहे हैं? आपने इजाजत तलब करके स्पीकर साहब से फिर पंजाबी में तकरीर की बाद में?
मैं तो पहले भी बोल रहा था, लेकिन उन्होंने दरम्यान में इंटरप्ट किया ना कि आप रूल्स के मुताबिक नहीं कर सकते, तो जो है आपको इजाजत चाहिए शेयर की, तो फिर मैंने उनसे इजाजत तलब की तो उन्होंने दे दी। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये रूल भी अमेंड हो जाए, आप अपनी रीजनल जुबान में भी गुफ्तगू जो है वो कर सकें, किसी को इतराज नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। सही है। और फिर इस पे एतराज़ उठाया गया तो आप असम्बली में मौजूद थे, फिर इस पे क्या गुफ्तगू हुई है इसके बाद? नहीं, वो मेरी गैर मौजूदगी के अंदर गुफ्तगू हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि जुबान के ऊपर एतराज करना तो जुबान बोलने वालों की भी तौहीन है, हमारे सूबे की भी तौहीन है। इस तरह किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। जो लोग समझते हैं कि पंजाबी जो है वो जुबान जो है वो कोई गरीब आदमी की है या जो है वो पंजाबी जुबान से किसी को अगर नफरत है, तो ये बिल्कुल जो है वो उसके ज़हन की बात है। लेकिन मैं तो बिल्कुल ऐसी चीज ना समझता हूँ और ना इस तरह की जो है वो किसी के ज़हन के अंदर चीज आनी भी चाहिए। उर्दू तो आप बोल ही रहे हैं, आपको अंग्रेज़ी भी आती है अच्छी, आप कहाँ से पढ़े हैं? आप खुद पंजाबी में बोलना चाह रहे थे, आपका इजहार आप इसमें करना चाह रहे थे मादरी जुबान में। आप देखिए ना जी, आप जिस जुबान में सोचते हैं ना जी, वो आपकी मादरी जुबान है। हमने जब भी जितना भी कोई काबिल आदमी हो, चाहे वो कोई स्पेनिश बोलने वाला हो, कोई फ्रेंच बोलने वाला हो, पंजाबी बोलने वाला हो या अंग्रेजी बोलने वाला हो, वो जो मर्जी जुबान बोले लेकिन सोचेगा वो हमेशा अपनी मादरी जुबान के अंदर ही। तो वो आपका इजहारे राय और आपकी दुख और तकलीफ जो है वो आपकी जाती जो मादरी जुबान है उसके अंदर बेहतरीन तरीके से जो है वो हो जाती है। अंग्रेजी के अंदर तो सिर्फ मेरा नहीं ख्याल कि इतने अच्छे तरीके से आप अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। ठीक है, इतने हम खफा क्यों रहते हैं? ख़ासतौर पर मैंने पंजाबियों में ही देखा है, यानी अभी भी जो इतराज़ उठाया है वो भी एक पंजाबी पंजाब से सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाली नून लीग की खातून रुकने असम्बली है। तो हम इतने खफा क्यों रहते हैं अपनी जुबान के ऊपर? खासतौर पर मैंने आपको बताया कि कुछ जगहों पर कुछ स्कूल नहीं, मैं तो बिल्कुल खफा नहीं रहता। मैं तो बड़ा प्राउडली जो है अपनी जुबान बोलता हूँ, ना ही मुझे पंजाबी बोलने में कोई मज़ाक है। और मैं भी जो भी खफा रहता है तो मेरा तो उनसे यही मशवरा है कि ये एहसासे कमतरी जो है ये ना समझा जाए पंजाबी बोलना, बल्कि इसे प्राउडली जो है वो बोलना चाहिए। आपकी पहचान ही है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, यही मेरा आपसे सवाल था कि ये इतना हमें मसला क्यों है? जी, असल में देखिए ना, पंजाबी के हवाले से जो एक पूरा मंजरनामा बनाया गया था उसी की अक्कासी की नशीन साहिबा ने, कि आप देखिए पुराने ड्रामे आप देख लें जितने भी सरकारी टीवी के थे, उसमें जो बाबू बनाया जाता था वो उर्दू बोलता था, और जो कोई सब्जी बेचने वाला, सफाई करने वाला और कोई ऐसा काम कर रहा है जो मेहनत मजदूरी, वो पंजाबी बोलता है। और वो एक अनपढ़ दिखाया गया है, जाहिल दिखाया गया है, कम अकल दिखाया गया है। तो ये एक सोची समझी साजिश थी हमेशा से पंजाबियों को दबाने के लिए। हमेशा बात करते हैं कि पंजाब के खिलाफ बात करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि सबसे ज्यादा इस्तेहसाल पंजाबी का होता है। आज तक पंजाबी जुबान को उसका मुकाम नहीं मिला। स्कूलों में मादरी जुबान लाजमी मजमून नहीं है, जबकि बाकी तमाम सूबों में मादरी जुबान लाजमी है। तो वही जो सारा लोग कहते हैं, जिस तरह हमें बना के दिखाया जाता रहा ड्रामों में, फिल्मों में, वो उनकी अक्कासी नौशीन साहिबा ने कह दी कि ये कोई फिल्म है। भाई फिल्म की क्या बात है? मौला जट की उन्होंने बात की, तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि पंजाबी आप जब बोलते हैं तो आप गाली की बात करेंगे। शायद आप अंग्रेजी जुबान को देखे पढ़ के कोई अंग्रेज या कोई बात बगैर गाली के शुरू ही नहीं करते। तो पंजाबी को ऐसी बात करना और पंजाबी के हवाले से ये एक नजरिया कायम करना बड़ा गलत है। आप सूफिया की बात करें, हमारी तो जो सारी पहचान है वो ही बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन, मियां मोहम्मद बख्श, ये सब लोग हैं जिन्होंने रूहानियत की बात की, इंसानियत की बात की, रवादारी की बात की, इखलाकियात की बात की। और आज जब हम इनसे दूर हुए हैं तो हम उन कदरों से भी दूर होते जा रहे हैं। और अपनी ज़बान को अहमियत देना, बड़े लोग अपनी ज़बान बोलते हैं और उसको अहमियत देते हैं, और जिनको शऊर कम होता है उन्हें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए कि इंसान का अपनी धरती के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी ज़बान के साथ क्या ताल्लुक है। ये पैकेज हमें खुदा ने अता किया है, हमें खुदा ने एक ख़ास ज़बान अता की है, एक ख़ास इलाके में पैदा किया है, तो उसका हमें एहतराम करना चाहिए। ठीक है मुबीन साहब, आपने कहा कि हम ये जो रूल्स भी हैं कि आप शायद इंग्लिश और उर्दू में, अगर उसके अलावा आपने किसी ज़ुबान में बात करनी है तो पहले आपने चेयर से इजाज़त लेनी है। तो आपने कहा कि हम इसके हवाले से भी, क्योंकि मैंने देखा पिछले साल भी आपने अगर मुझे याद पड़ रहा है तो कौमी असम्बली में आपने पंजाबी में ही तकरीर की थी, वो भी बहुत ज़्यादा सुनी गई थी। तो आप इस हवाले से यानी कोई आगे रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, कोई इस हवाले से रूल्स में
बात हो सके इस तरह से, जिस तरह से इन्होंने भी एक सजेशन दी कि एक दिन आप रीजनल ज़ुबानों में बात कर लें, बेशक कौमी असम्बली में, पूरे पाकिस्तान की असम्बली। बिल्कुल, आपको जैसे बताया कि हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जो है वो अमेंडमेंट जो है वो लेके आएंगे। और बाकी जो मेरी बहन ने बातें की, बड़ी खूबसूरत सारी गुफ्तगू थी। और इंशाल्लाह पंजाबी ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਨਾਬ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इंशाल्लाह भरपूर ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ तो जवाब दिता जाएगा। तो डॉक्टर साहबा, इख्तिताम मैं चाह रहा हूँ, मैंने ब्रेक पे जाना है, तो आप कोई पंजाबी शेर जिससे इस सूरत हाल की कोई कासी हो सके या कुछ हो सके, कुछ सुनाना चाहेंगी ताकि मैं फिर ब्रेक पे जा सकूँ? जी बिल्कुल, मैं बस ये बात करना चाह रही हूँ कि ये पंजाबी दुनिया की 8वीं या 9वीं बड़ी ज़बान है और कनाडा में, इंग्लैंड में हर जगह पंजाबी पढ़ाई जा रही है। इसलिए उस एहसास कमतरी के माहौल से निकलें और फख्र करना शुरू करें पंजाबी होने के हवाले से। और मियां मोहम्मद बख्श का एक शेर सुनाऊंगी कि लोए लोए परला कुड़िए जे तुद पांडा परना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद कर जांदी ने डरना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा। और जनाब मुबीन आरिफ जाट साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ मिसाक जमहूरियत के लिए तैयार है या नहीं है, गारंटी कौन देगा? और आज लाहौर में नेशनल डायलॉग कमेटी, जिसमें फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और जिस तरह के अकाबरीन शामिल हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये फेडरल कैबिनेट का हिस्सा थे, इमरान खान के बड़े करीबी थे। और फिर 9 मई और उसके बाद इनकी दूरियां बढ़ी, पार्टी से कुछ लोगों ने छोड़ दी, ज़्यादातर वही लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमदर्दी भी रखते हैं और नेशनल डायलॉग कमेटी के तहत पूरे पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ कर भी रहे हैं, मुख्तलिफ रहनुमाओं से मिल भी रहे हैं। तो आज लाहौर में इन्होंने क्या किया है और आगे क्या करने जा रहे हैं, और तहरीक इंसाफ को जो दावत दी गई है अपोजिशन को हुकूमत की जानिब से, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, अगले सेगमेंट में इस पर डिस्कशन करेंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ये सब हमारे भाई हैं जनाब स्पीकर, कोई लड़ाई नहीं। आइए मिज़ाक के जमहूरियत की तरफ बढ़ें। लेकिन उन्होंने बड़ी देर करके आके हाथ में लाते तो हम एक हकीकी जमहूरियत के लिए, फुल डेमोक्रेसी के लिए हर वक्त बात करने की। हमने तो हर दफ़ा कोशिश की है कि मुस्लिम सिमत में जो है वो मुज़ाकरात भी और अपोजिशन के साथ भी जो है वो तल्लुक़ जो है वो होना चाहिए और बात होनी चाहिए। मैं उन सबको माफ करता हूं जिसने कभी मुझे दुख दिया और तकलीफ दी इन जेलों में, उनका और अल्लाह का मामला। आओ एक दूसरे को माफ करें और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध है, मेंबर है नेशनल डायलॉग कमेटी के। इमरान साहब, ये तहरीक इंसाफ को मिसाक जमहूरियत के लिए कहा गया, वज़ीर आज़म साहब ने मुतअद्दिद बार दावत भी दी, अभी आज आप लोग इकट्ठे भी हुए लाहौर में, तो क्या देख रहे हैं? क्या ये जो मसाइल हैं इनका हल जो है वो तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैठ कर निकाल सकती है या इसका कोई और हल है? ये जो मामलात सियासत में गर्मा गर्मी है, किस तरह से बेहतर हो सकती है? हुकूमत के पास कोई हुकूमत कह रहा हूँ, पीटीआई के पास कोई चॉइस ही नहीं है कि वो किससे बात करेंगे किससे नहीं करेंगे। उनको सबसे बात करनी चाहिए यार, अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा करना चाहिए, उनको एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, उनको हुकूमत का बात करनी चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि ये वजीर आजम ऑफर करते हैं, पता नहीं उनके ऑफर कितनी सीरियस है कि नहीं है, लेकिन इनको तो वो शोल देना चाहिए ना। ये तो फॉरेन कमेटी बनाकर हम ही बदलेंगे, हाँ जी ठीक है, बताएं हमारी 3 रुकनी कमेटी है जो आपके साथ डायलॉग करेगी, आप हमें बताएं कि जी कब शुरू करना है डायलॉग। बट हमें दोनों तरफ से लहतुलाल नजर आता है कि जी वो भी टालने के प्रोग्राम में है कि बस उन्होंने कह दिया, अब उसको टीवी पे पीटते रहेंगे कि जी हमने बुलाया था, हमने बुलाया था। ये भी कहते हैं जी हमने कहा था ओके हम तैयार हैं, लेकिन वो ये भी पीटते रहेंगे टीवी पे कि हमने ओके किया था, उन्होंने फिर बात ही नहीं की आगे। इस तरह बातें, मुज़ाकरात इस तरह आगे नहीं चलते। प्रॉब्लम यह है कि जो पीटीआई की लीडरशिप है जेल से बाहर इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली वो तो सियासी है ही नहीं, उन्हें तो अंदाजा ही नहीं है कि कैसे आगे लेके जाना है मामलात को, चीज़ों को। ना वो पीटीआई के मिजाज को समझते हैं, ना इमरान खान के मिजाज को समझते हैं। सो उनकी अपनी शॉर्ट कमिंग है। वो एक अजीब चक्कर में पार्टी पड़ी हुई है। नजर ही आता है कि वो शायद इतना इंटरेस्ट भी पार्टी को नहीं रहा इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए, जो कि बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल हमारी समझ में तो यही आता है कि जो आप लोग इकट्ठे हुए थे आज लाहौर में, क्या किया आपने? हम इकट्ठे हुए थे जी, एनडीसी का हमने एक इजलास किया, इसमें हमने दानिशवरों को
कॉलम नवीदारों को, मीडिया के लोगों को, सियासी लोगों को, इकोनॉमिस्ट को, सबको बुलाया था और हमने उन्हें यही बात रखी कि क्या पाकिस्तान में डायलॉग के अलावा भी कोई रास्ता निकलता है या यही बात है। तो सारों ने अपनी अपनी सोच का इजहार किया, बरमला किया और उन्होंने यही बात की कि जी डायलॉग के जरिए ही तमाम मसाइल का हल निकाला जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ थे। अब हमें साबिक रुकन कौमी असम्बली मेंबर नेशनल डायलॉग कमेटी महमूद मौलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मौलवी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि क्या आप कराची में भी एक इकट्ठ हुआ, इस्लामाबाद में भी और फिर अब लाहौर में भी, तो आपको नहीं लगता आप लोग इस राय पे तो आ गए कि भाई डायलॉग होना चाहिए, आपका तो काम भी डायलॉग करना है, आपने नाम भी वही है, लेकिन क्या इसकी कहाँ होगा, किसके साथ होगा? जो ताकत में है क्या वो डायलॉग करना चाहते हैं, और जो ताकत में नहीं है क्या वो भी करना चाहते हैं? देखिए एक चीज मैं आपको वाज़ेह कर दूं, जो आप कह रहे हैं, देखें जो इस वक्त जिसका नाम एस्टेब्लिशमेंट, आप लोग सब लोग जो है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, मैं फिर वाज़ेह कर दूं, एस्टेब्लिशमेंट हर उस चीज के लिए तैयार है जो कि मुल्क के और अवाम के मफाद में हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत वाज़ेह कह रहा हूँ आप। ठीक है, तो फिर तैयार कौन नहीं है मौलवी साहब? अगर वो तैयार हैं, एस्टेब्लिशमेंट के पास ताकत है, तो फिर कौन तैयार नहीं है? क्यों नहीं ये डायलॉग आगे बढ़ रहा? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ लोग जो है तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि उनको अपनी माइलेज मिल रही है, और कुछ लोग जो बाहर बैठे हैं वो नहीं चाहते हैं कि चीजें जो है इश्यूज सॉल्व हों, और अगर इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे तो आप मुझे बताएं, कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे और कुछ लोगों को पॉलिटिकल माइलेज कम मिलेगा, तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि ये चीजें हल हों। तो किसी स्टेज पे ऐसा होगा कि आप डायलॉग कमेटी डेफिनेटली आप लोग इमरान खान के साथ देखिए अभी अभी हमने ओपनली जो है पीटीआई को हमने प्रपोज किया है कि आप लोग आए, बैठे और एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। देखिए आपने 3 साल लगा दिए मुज़ामत करके और कोई चीज हासिल नहीं कर सके, बल्कि और जो है चीजें और को मजीद कॉम्प्लिकेट करते गए। पहले मुलाकातें होती थी, अली अमीन गंडापुर साहब जब थे, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही थी, और उसके बाद अभी और चीजें बिगड़ रही हैं और दूरियां बढ़ रही हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आए, बैठे और हम इन चीजों को नजदीक लेके आए ताकि चीजों के मसाइल को हल किया जाए। तो अब आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसी स्टेज आएगी कि जब आप लोग तो सारे वो हैं जो इमरान खान साहब के साथ आप लोगों का वक्त गुजरा, पार्टी जब आगे बढ़ रही थी, हुकूमत में आने से पहले आप लोगों ने इतने साल उनके साथ गुजारे, तो किसी वक्त में आप लोगों को कोई मौका मिले, आप लोग अडयाला जाएं, कोई बातचीत हो और शायद इमरान खान साहब भी ये समझ जाएं जो शायद तहरीक इंसाफ के दीगर लोग या नई क़यादत नहीं समझ पा रहे? देखिए हम बहुत पुरुमीद हैं, देखिए हम बहुत पुरुमीद हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और जो है नज़र भी आ रहा है, और आप लोग भी देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत जल्द चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और ये जो मैं कहूँ कि एग्रीमेंट जो है, या आप ये कहें जो भी चीज़ें मतलब इसकी शुरुआत हो जाएंगी, लेकिन जब तक ये जो टैबू है ना, जिसका नाम डील दिया गया है, ये टैबू ख़त्म नहीं होगा तो देखिए मुज़ाकरात नहीं होंगे। सही है। और अभी आप समझते हैं कि इस सिचुएशन में अब हुकूमत तो बारहा कह चुकी कि भाई आप आए, बात करें अपोजिशन को, कुछ लोगों ने डील का नाम दे दिया, और इसलिए उसको टैबू को मद्देनजर रखते हुए कोई आदमी बातचीत नहीं करना चाहता। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मौलवी साहब हुकूमत तो कह चुकी बारहा कि आएँ, बैठें, बात करें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं, तो अब दुश्वारी क्या है? इंशाल्लाह हम उम्मीद है, देखिए मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि मुहर्रम के ये जो अभी कुछ दिन है, इसके बाद जो है इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगे, आप लोग खुद देखेंगे। हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? बजट आया, चीज़ें आई, उससे आप मुतमईन हैं? देखिए बजट से कोई भी मुतमईन नहीं है, मैं खुद मुतमईन नहीं हूँ। कोई भी चीज़ अगर मैं मुतमईन नहीं हूँ तो मैं उसको अग्री नहीं करूँगा, ठीक है ना। मैं बजट से मुतमईन नहीं हूँ। ये पेट्रोल की कीमतें जो कम की गई हैं, मैं इससे भी मुतमईन नहीं हूँ। उसकी वजह है कि पेट्रोल की कीमतें 50-60 रुपए और कम होनी चाहिए,
उसकी वजह ये है कि जिस वक्त जो है ईरान का वॉर शुरू हुई उस वक्त जो है $76 पर बैरल था और $250 कीमत थी। आज जो है इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ $72.5 के ऊपर बैरल है, तो इस वक्त तो उससे भी कम होनी चाहिए। उसको मद्देनजर रखते हुए मैं 50-60 रुपए जो है पेट्रोल कीमत में कमी देख रहा हूँ, तो और होनी भी चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि मुहर्रम के बाद आप देखेंगे तो बड़ी पेशरफ्त है, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली हुकूमती हलकों में भी आपका मैसेज पहुंचा और दूसरी तरफ भी आपका जो काम है उसकी कोई पेशरफ्त नज़र आ जाएगी। इंशाल्लाह देखिए मैं पुरुमीद हूँ, मैं बहुत पुरुमीद हूँ। मैंने 3 रोज पहले एक ट्वीट भी किया था जिसमें दावत दी थी पीटीआई को कि देखिए आप लोग ने 3 साल लगा के मुजामत को ट्राई कर लिया है, अब हमें 3 महीना दे आपस में आके हम अपने आप को नहीं निभाने, आप हमारे साथ बैठे। जहां आपने 3 साल जो है मुजामत करके देख लिया, अब 3 माह जो है मुफाहमत करके देख लें। ठीक है, देखते हैं फिर होता क्या है। मौलवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुफाहमत जीती है या मुजामत अभी तक तो नाकाम नज़र आई, तो अब ये नेशनल डायलॉग कमेटी भी यही जो है चीज़ को लेके आगे बढ़ रही और बड़े पुरुमीद हैं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।